गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सत्यवंश क्लासेज में। आज का टॉपिक है कम्युनिटी का सेकेंड चैप्टर, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। इससे पहले मैंने कम्युनिटी का फर्स्ट चैप्टर बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। आज बताएंगे कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। ये है कम्युनिटी का सेकेंड चैप्टर, हेल्थ कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड। जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अलमाटा कजाकिस्तान द्वारा 1978 में संगोष्ठी की गई थी। इसके अंतर्गत नेशनल स्वास्थ्य पॉलिसी बनाई गई। इसके अंदर जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अलमाटा कजाकिस्तान द्वारा 1978 में संगोष्ठी की गई थी, इसके अंतर्गत ही नेशनल स्वास्थ्य पॉलिसी बनाई गई, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उच्चकृत किया गया, जिसमें 30 बेड का होना जरूरी था। समुदाय में सभी व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तर में पूरा योगदान रहता है। वे लोग स्वास्थ्य टीम के सदस्य के साथ मिलकर कार्य करते हैं। वे लोग नैदानिक योजना बनाने में, योजना को क्रियान्वित करने में और मूल्यांकन सभी में समुदाय पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल न केवल एक सर्विस है, बल्कि समुदाय पर आधारित प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत समुदाय द्वारा निम्न सहयोग दिया जाता है, जैसे लोग स्वास्थ्य के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी मानते हैं। वे लोग स्वास्थ्य समस्या को स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर समस्या का निवारण करते हैं। मतलब जो कम्युनिटी में रहते हैं वो कम्युनिटी के टीम के साथ मिलकर समस्याओं का निवारण करते हैं। वे लोग स्वास्थ्य सर्विस को उनकी ज़रूरत के अनुसार देते हैं। मतलब जितनी उनको ज़रूरत है उतना ही वो देते हैं। एक टॉपिक छूट गया था। वे लोग मिलकर जगह, दिन और कार्य के घंटे तय करते हैं। मतलब हेल्थ प्रॉब्लम को हेल्थ टीम के साथ मिलकर समस्या का निवारण करते हैं। साथ ही साथ वह मिलकर दिन और कार्य और घंटे तय करते हैं कि किस समय, किस टाइम, किस दिन, किस जगह हम ये कार्य मिलकर करें। इसके अंतर्गत क्लिनिक, दूरदर्श केंद्रों और कैंप में कार्य करते हैं। वे लोग स्वास्थ्य टीम द्वारा दी गई सर्विस को हृदय से स्वीकारते हैं। वे स्वास्थ्य की सूचना को इकट्ठा करना, उन्हें प्राप्त करना और दवाइयों का वितरण करना, फैमिली प्लानिंग के तरीके और ORS के पैकेट इत्यादि को पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वे टीकाकरण संबंधित सभी रिकॉर्ड रखते हैं। मतलब जितनी भी वैक्सीन लग रही है उसकी पूरी जानकारी ये लोग रखते हैं। अतः कम्युनिटी में व्यक्ति द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग रहता है तो स्वास्थ्य टीम को भी सहयोग रहता है और स्वास्थ्य टीम को भी स्वास्थ्य सेवाओं को देने में आसानी रहती है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी समुदाय में जल्दी ही प्राप्त हो जाती है और समुदाय की समस्या भी जल्दी ही स्वास्थ्य टीम को प्राप्त हो जाती है, जिससे उनकी समस्या का निवारण जल्दी से हो जाता है। समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य व्यवहार, विश्वास और सांस्कृतिक अभ्यास। मतलब हेल्थ बिहेवियर, बिलीफ एंड कल्चर प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी। मनोविज्ञान में सामुदायिक स्वास्थ्य की सामान्य टीम मनुष्य का व्यवहार है। मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ की जो नॉर्मल टीम होती है वो मनुष्य का एक अपना व्यवहार होता है। मनोविज्ञान में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहारों का, उनके विचारों का, सब वो कम्युनिटी एरिया में मनोविज्ञान के थ्रू मनुष्यों का व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का व्यवहार उत्तेजना की प्रतिक्रिया है। शारीरिक उत्तेजना जैसे आदत, निपुणता, जैविक उत्तेजना, संवेग, ज्ञान, तनाव, बौद्धिक उत्तेजना, सोचना, कारण इत्यादि। लोग का व्यवहार भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस प्रकार तनाव के कारण व्यक्ति गुस्सा हो जाता है,
जिस प्रकार तनाव के कारण व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और बेरुखा व्यवहार करने लगता है, मतलब लोगों के व्यवहार भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अगर वो मतलब उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो उसके स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिस प्रकार तनाव के कारण व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, ज़्यादा उसे तनाव रहती है, टेंशन रहती है, तो उसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और बेरुखा व्यवहार करने लगता है। यह गुस्सा व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है, मतलब वीकनेस उसके अंदर आ जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति का ध्यान अकेंद्रित हो जाता है, मतलब उसकी वजह से व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो बट जाता है। भूख में कमी आती है, वो उसे भूख नहीं लगती है और दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। तनाव की वजह से व्यक्ति को नींद नहीं आती, घबराहट होती है। इसी तरह बच्चों में भी गुस्सा व तनाव के कारण पेट में दर्द, ऐंठन एवं असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं, मतलब जैसे समाज में हो रहे व्यवहार जो समाज में होते हैं वो एक्चुअली ना करके वो अपने तरीके से अलग तरीके से करने लगे, जैसे लगता है कि दिमागी हालत से वो ठीक नहीं है। समुदाय में व्यक्तियों का इच्छा व्यवहार और व्यवहार ही सामाजिक व्यवहार कहलाता है, जिसके अंतर्गत लोगों में पारंपरिक संबंध होते हैं। समुदाय में कुछ नियम बनाए जाते हैं जिससे सभी व्यक्ति को मानने पड़ते हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं कम्युनिटी के अंदर जो हर व्यक्ति को मानना पड़ता है, ना माने तो भी प्रॉब्लम, माने तो भी प्रॉब्लम। मतलब ये नहीं है कि वो मानेगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन मानना पड़ेगा। कम्युनिटी में ऐसी बहुत सारी रूल्स हैं जिसे फॉलो अप करना पड़ता है। इन सभी को नियंत्रण करने के लिए सामाजिक नियंत्रणों जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, आदत, विश्वास, लोकाचार को आधुनिक समाज को कानूनी की आवश्यकता होती है। मैंने बताया ना, कुछ ऐसे कम्युनिटी की रीति रिवाजें होती हैं जो माननी पड़ती हैं, जैसे एक रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, विश्वास, लोकाचार को आधुनिक समाज को कानून की आवश्यकता होती है। इस पर सख्ती से नियंत्रण करना चाहिए और इन्हें कानून के रूप में अपनाना चाहिए। कुछ कानून निम्न है, जैसे विधान की धारा द्वारा, अदालत द्वारा, पुलिस द्वारा। कानून पूरे देश के समाज के लिए समान होते हैं। ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है जो बलपूर्वक अपनाए जाते हैं। कानून का पालन सभी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। समुदाय के स्वस्थ कार्यकर्ताओं को समुदाय के सांस्कृतिक और तरीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे पोषण, मातृ और बाल स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सफाई, वातावरण इत्यादि। पोषण, जैसे पोषण हुआ, पहला पोषण था, दूसरा मातृ बाल स्वास्थ्य, दूसरा व्यक्तिगत सफाई, फिर वातावरण। पहला है पोषण। पोषण से क्या होता है? न्यूट्रिशन। समुदाय के लोगों में खाने पीने की आदतें अलग अलग होते हैं। कुछ लोग प्याज लहसुन नहीं खाते तो कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग कच्चा प्याज खाते हैं तो कुछ लोग कच्चा लहसुन खाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जाति के अनुसार खान पान होता है। इस बुक के अनुसार मैं कह रही हूँ कि जो लिखा है कि व्यक्ति का जाति के अनुसार खान पान होता है। मातृक एवं बाल स्वास्थ्य, मतलब मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। शादी होने से लेकर बच्चे के पैदा होने तक सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं, जैसे कुछ खाना, जैसे अंडा, मछली, मीट गर्भावस्था में नहीं खाने दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में डिलीवरी दवाइयों द्वारा ही कराई जाती है, प्रशिक्षित नर्स द्वारा नहीं कराई जाती, और बच्चे को डिलीवरी के 3 दिन तक माँ का दूध नहीं पिलाया जाता। ये तो ऐसा बुक में लिखा है, लेकिन हमें जहाँ तक पता है, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग को बताया गया है कि डिलीवरी के आधा घंटा बाद बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। लेकिन इस बुक में लिखा है कि बच्चे और डिलीवरी के 3 दिन तक माँ को दूध नहीं पिलाया जाता। वे ये सोचते हैं कि जो पीला गाढ़ा दूध माँ के स्तन से आता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए हानिकारक होता है। बीवी के नाभि पर गाय का गोबर लगाते हैं। यह एक खराब रिवाज है जो कि बच्चों में टेटनस रोग के लिए जिम्मेदार है। अतः यह सभी रीति रिवाज को रोकना चाहिए।
डिलीवरी के 3 दिन तक माँ का दूध नहीं पिलाएं। मतलब हम लोग को जहाँ तक पता है कि डिलीवरी के आधा घंटा बाद ही दूध पिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ तक इस बुक में दिया है 3 दिन ना पिलाएं, तो ये गलत बात है। ये वे सोचते हैं कि पीला गाढ़ा दूध माँ के स्तन में आता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बच्चे के लिए हानिकारक है। शायद सही भी हो, गलत भी हो सकता है। बेबी के नाभि पर गाय का गोबर लगाते हैं, यह एक खराब रिवाज है जो कि बच्चे टेटनस रोग के लिए जिम्मेदार है। अतः यह सभी रीति रिवाज को रोकना चाहिए। ये मदर एंड चाइल्ड के थ्रू बताया गया है कम्युनिटी में कि जितनी भी सारी जो रिवाजें हैं, रीति रिवाजें हैं, उनको रोकना चाहिए। मतलब जो गलत रिवाजें हैं, जो अच्छी रिवाजें हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो गलत रिवाजें हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको रोकना चाहिए। तीसरा क्या है? व्यक्तिगत सफाई, पर्सनल हाइजीन। हिंदुस्तानी लोग व्यक्तिगत सफाई में नियमित होते हैं। रोज नहाना उनका नित्य नियम है। नहाने के बाद पूजा पाठ करना उनका रीति रिवाज है। नहाने से पहले तेल से मालिश करके नहाना एक जल्दी अच्छी आदत है। हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि जो हिंदुस्तान के लोग होते हैं वे व्यक्तिगत सफाई करते हैं, मतलब खुद की सफाई करते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखते हैं। मैं अपने तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है, अगर आप जो भी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो दोबारा उसकी यूज़ तभी करें जब उसको आप धुल लें। रोज़ नहाएं, वो भी गुनगुने पानी से। ऐसे हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सही होता है। नहाने से पहले तेल से मालिश करके नहाना अच्छी आदत हो सकती है। वातावरण, इन्वायरमेंटल। भारत में भी आज ग्रामीण समुदाय के लोग खुले शौच के लिए जाते हैं, यह एक खराब आदत है। अब क्या है, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो शौचालय का निर्माण किए हैं, लेकिन अभी भी लोग शौचालय यूज़ नहीं करते हैं, ये एक खराब आदत है, उनको करनी चाहिए। ग्रामीण लोग तालाब कुओं पर नहाते हैं, जो कि नहीं नहाना चाहिए। तालाबों में, कुओं में बहुत सारे बैक्टीरिया, कीटाणु और वायरस होते हैं जो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। पानी से, दूषित पानी से क्या होता है? मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है। ग्रामीण लोग तालाबों और कुओं में नहाते हैं, जिससे पानी दूषित होते हैं और कई तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे हमने बताया कि तालाब और कुएं में बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु बहुत सारे होते हैं, जिससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। मैंने बताया मलेरिया, हैज़ा, टीबी भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग कुएं का पानी यूज़ ना करें, तालाबों की पानी यूज़ ना करें। वातावरण अपना अपने आगे का वातावरण साफ़ सुथरा रखें। जो शौचालय है उसको भी साफ़ रखें और बाहर शौचालय करने ना जाएं, आप घर का ही शौचालय यूज़ करें। अगला है स्वास्थ्य में नैतिक व्यवहार। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु समुदाय में रहना आवश्यक है। अतः स्वास्थ्य कार्यकर्ता का व्यवहार व गुण ऐसा होना चाहिए जैसे समुदाय के लोग उन्हें अच्छा आचरण सीख लें। मतलब हेल्थ वर्कर को हेल्थ सर्विस प्रदान करते समय ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बातें बताई जाती हों या फिर जो भी बातें हम बता रहे हैं वो कम्युनिटी के लोगों को अच्छी सीख दे, ताकि उनको अच्छे से समझ आए, उनको कोई कठिनाई ना हो। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जो भी उनको बातें बताएं तो वो साफ क्लियर हो। नर्सों की नैतिक व्यवहार, नैतिकता संबंधित नियम वाली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा प्रकाशित की गई है, जो निम्न प्रकार है। जैसे कम्युनिटी के लोगों का आदर करना चाहिए, मतलब जितनी कम्युनिटी एरिया में लोग रहते हैं उनका हम आदर करें, यानी रिस्पेक्ट करें। उनकी सेवा बिना जाति भेदभाव, रंग, आयु, लिंग के करना चाहिए। जब भी हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस जाति का है, किस रंग का है, उसकी आयु क्या है, वो लड़का है कि लड़की है, हमको वो भेद नहीं करना है। किसी को भी व्यक्तिगत जानकारी किसी और को नहीं देना चाहिए। किसी को भी व्यक्तिगत जानकारी हम किसी अदर को नहीं दे सकते हैं या नहीं बताएंगे।
अपने कार्य के प्रति सजगता रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य टीम के लोगों को पूरा सहयोग करना चाहिए। मतलब कम्युनिटी में जो जितनी टीमें होती हैं, अगर वो किसी चीज़ पर डिस्कस कर रही हैं तो उनको उनकी पूरी सहायता करनी चाहिए, उनकी सहयोग करना चाहिए। हमको वो बताना चाहिए, अगर हमारे माइंड में जो भी आता है तो वो बताना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को हमेशा स्वच्छ व सादगी से व्यवस्थित रूप से उपस्थित होना चाहिए। मतलब जितने भी स्वास्थ्य में कार्यकर्ता हेल्थ वर्कर होते हैं उनको खुद साफ होना चाहिए, खुद अपने हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, फिर उसके बाद कम्युनिटी में जितने लोग होते हैं उनको बताना चाहिए। हमेशा खुश व विनम्र होना चाहिए। मतलब अगर कम्युनिटी एरिया में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं या फिर कुछ दे रहे हैं तो हमेशा हमको खुश रहना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि नहीं हम खुश हैं, हम ये हैं। अपनी व्यक्तिगत आदतें व व्यवहार द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। हमेशा स्वाभाविक होनी चाहिए। समय का उपयोग, अनुशासन। और दूसरा क्या होता है, गृह भेंट की विधि, मेथड ऑफ होम विजिट। गृह भेंट जन स्वास्थ्य नर्सिंग के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है। गृह भेंट का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? गृह भेंट मतलब होम विजिट, घरों में साधारण नर्सिंग देखभाल प्रदान करना। पहले तो हम आपको होम विजिट बताएंगे। होम विजिट क्या होता है? होम विजिट का मतलब होता है कि पहले हम किसी के घर जाते हैं, फिर उनके जाते हैं वहाँ, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर वो पूछेंगे कि आप किसके लिए आए हैं, तो फिर हम लोग बताएंगे कि हम इस कार्य के लिए आए हैं, हम उस कार्य के लिए आए हैं, को सब बताना होता है। फिर उनकी बीमारियों के बारे में पूछते हैं, फिर बीमारियों के बारे में पूछ कर उनके जानकर उनकी जो डिजीज़ेज हैं, बीमारी हैं, उनको दूर करेंगे। उनको उसके बारे में बताएंगे कि वो जल्दी से ट्रीटमेंट अपना करा लें। परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य प्रदान के साथ साथ उनको हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट और गृह मुलाकात का सिद्धांत। गृह मुलाकात लोगों के ज़रूरतों के अनुसार होनी चाहिए। गृह भेंट योजनाबद्ध तरीके से उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। अगर हम जो भी होम विजिटिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए। परिवार को पूरी जानकारी इकट्ठा करना, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, व्यवसाय, आय, धर्म, कमाई के स्रोत, रीति रिवाज, उनकी जानकारी हमको इकट्ठा लेना चाहिए। मतलब उनकी हिस्ट्री पूरी ले लेनी चाहिए कि उनके घर में कितने मेंबर हैं, क्या करते हैं, कितने गर्ल हैं, कितने बॉय हैं, सबकी हमको जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट करना चाहिए। जैसे परिवार की स्वास्थ्य समस्या को पहचानना, उनकी प्रॉब्लम, उनकी जितनी भी बीमारी है उनको पूछना, सुरक्षित तकनीक ज्ञान उपयोग करके नर्सिंग विधि को करना। मतलब उनकी अगर डिजीज़ हमको पता चल गई, वो हमको बताए कि नहीं हमारे फैमिली में किसी को टीबी है या मलेरिया है, तो उसको उस बीमारी को नर्सिंग के थ्रू उनको ट्रीटमेंट देंगे, उनको प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे कि वो कैसे करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, मतलब उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे ताकि वो स्वास्थ्य के प्रति जितनी भी जानकारियाँ हों उनको प्राप्त हो सके। परिवार को मानसिक रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। परिवार को मानसिक रूप से मतलब वो मानसिक रूप से नहीं, उनको मेंटली, सोशली, वो फिज़िकली, वो इमोशनली, हर तरीके से उनको सपोर्ट देंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि नहीं ये सब सही है। और क्या, होम विजिट बाय प्लानिंग क्या करेंगे? सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सर्वे करना चाहिए। मतलब स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब हेल्थ वर्कर है, उसको सर्वे करना चाहिए गांव एरिया या कम्युनिटी में, और इसके अनुसार नक्शा बनाना चाहिए। गांव की स्थिति, जनसंख्या, सड़क का पता लगाना चाहिए। समुदाय की पुरानी स्थिति की सूचना इकट्ठा करना, परिवार का फोल्डर व व्यक्तिगत कार्ड बनाना चाहिए। ये सब सारी प्रक्रियाएं बनाने के बाद परिवार के व्यक्तिगत रूप से गृह भेंट के दौरान समस्या को पहचानेंगे। फिर प्रसव पश्चात केस, शिशु बच्चे के लंबे समय से परिवार, बीमारी के व्यक्ति देखभाल, मतलब कितने समय, कितने लंबी सी ये बीमारी उनकी चल रही है उनके बारे में उनसे पूछेंगे कितना दिन हो गया। थैंक यू, इतना के लिए बस। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा गाइस।
थैंक यू।